हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदर्श उपाध्याय फ्रॉम जबलपुर। आप सभी जानते होंगे अपने देश में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए आज मैं आपके साथ अपने कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है और उसमें बहुत सारी बात आपको आज जानने और समझने मिलेगी। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, COVID-19. This is disease COVID-19 which are come from virus known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. That's why we called as SARS-CoV-2. ये एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, कोरोना वायरस 2 है। इसी कारण अपन इसको SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं। COVID-19 वर्ड स्टैंड फॉर, COVID-19 नाम इसलिए रखा गया, को फॉर कोरोना, VI मतलब वायरस, D for disease and 90 year 2019. This name was given by WHO, World Health Organization. This disease come from China. कहाँ से आई अब अपन ये जानते हैं। ये सबसे पहले चाइना में हुई, चाइना में बैट में हुई, बैट से पेंगलिन में आई, पेंगलिन से ह्यूमन में, ह्यूमन टू ऑल ह्यूमन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज स्प्रेड इन ऑल वर्ल्ड अप्रोक्स। अब जानते हैं कि ये स्प्रेड कैसे हो रहा है। दिस वायरस इज एक्चुअली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयर बॉर्न ड्रॉपलेट। ये एक इंसान से दूसरे इंसान पे एयर बॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू फैल रहा है, जैसे कि कफिंग, खांसना, स्नीजिंग, छींकना, वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम माउथ, और बाय टॉकिंग, बात करने से भी अपने मुंह से बहुत सारे ड्रॉपलेट सामने वाले पर्सन के पास जा सकते हैं। अपन अंदाज़ा नहीं रखते क्योंकि वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। दीज फैक्टर, इन्हीं कुछ वजहों से ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बताऊंगा इसका। ये है डायग्राम जो कि कोरोना वायरस का कुछ इस तरीके से है, और आप ये देख रहे होंगे ये रेड कलर के, दीज आर नथिंग बट दीज आर लाइक प्रोटीन जैसे कि स्पाइक अपनी बॉडी में या किसी की भी बात करें, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन देखिए कि कोरोना वायरस में एक नहीं, जैसे SNEM बहुत तरीके के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि ये अपना रिप्लिकेशन टाइम पे बदलते रहते हैं और चेंज होता रहता है। इसलिए प्रोटीन कुछ स्पेसिफिक लाइक S फॉर स्पाइक, N फॉर न्यूक्लियोप्रोटीन, E फॉर एनवेलपमेंट, M फॉर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये कोरोना वायरस अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में एल्व्यूलर पर। अपन आगे और जानते हैं कि ये वायरस अपनी बॉडी में किस तरीके से रिप्लिकेट हो रहा है। तो ये देखिए रिप्लिकेशन ऑफ वायरस, ये वायरस है जो कि ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन। ये वायरस अपने बॉडी के सेल मेम्ब्रेन में ACE, ये एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर भी एक तरीके का प्रोटीन है। यही वायरस इससे जाके बाइंड हो जाता है, और ACE मतलब एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। जब ये वायरस इससे बाइंड हो जाएगा तो ये फ्री RNA कर देता है। आपको एक बात और बता दूं कि ये जो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। तो ये फ्री RNA यहाँ पे हो गया, और ये फ्री RNA अब जाके अटैच होगा राइबोसोम्स के साथ। राइबोसोम का काम आप लोगों को पता होगा, इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब ये फ्री RNA जाके इस राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा, और बहुत सारे सेल अब स्टार्ट कर देंगे अपना प्रोटीन बनाना, और रिप्लिकेट, माइटोसिस, डिवीज़न स्टार्ट हो चुका है। एक टाइम आएगा ये सेल बर्स्ट हो जाएगी, बर्स्ट होने की वजह से ये जितने भी बने ये दूसरे सेल से जाके इंटरेक्ट होंगे, और ऐसे कई सेल्स और कई टारगेट ऑर्गन, बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी में रप्चर कर देते हैं और अपना बहुत तेज़ी से कॉन्टैक्ट फैलाते रहते हैं अपनी बॉडी में। अच्छा, इनको एक्टिवेट कौन कर रहा है? अब देखिए, आप जब ये प्रोसेस हो रही है तो इनको एक्टिवेट करने के लिए 2 मैक्रोफेज होते हैं, जैसे कि IL-1, IL-2, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2। ये भी दोनों एक रिसेप्टर हैं, दोनों प्रोटीन हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। कहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं? एल्व्यूलर पर। इन्फ्लेमेशन आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ स्वेलिंग नहीं, इन्फ्लेमेशन 4 वर्ड से मिलके बनता है। RSPT मतलब कि रेडनेस, स्वेलिंग, पेन,
टेम्परेचर। ये चारों चीज़ जब किसी एक जगह पे जाए तब उस वर्ड्स को अपन इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इस वजह से अपने बॉडी के मेन प्रोसेस, मेन साइकिल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बहुत स्लो हो जाता है, और उस वजह से अपनी वो पेशेंट निमोनिया कॉज करता है और सडनली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अब अपन कुछ सिम्टम देखेंगे, जैसे कि सिम्टम जब वो बीमारी होती है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अपन बहुत उनको देख के अपन पता लगा सकते हैं। कॉमन सिम्टम जैसे फीवर, बुखार, ड्राई कफ, सूखी खांसी, टायर्डनेस, किसी किसी को थकान भी लगती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ अदर सिम्टम भी हैं जो देखे जा सकते हैं, जैसे नेसल कंजेशन, जो अपनी नाक की एक कैविटी होती है उसमें कंजेशन हो जाता है, रनी नोज़, नाक लाल हो जाना, डायरिया, चेस्ट पेन, सीने में भी दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट, गले में खराश, गले में सूखापन, ये भी कुछ अलग तरीके के लक्षण हैं। अच्छा, अब अपन देखेंगे कि इस पूरी डिजीज़ में आप सभी को पता होगा कि 2 ड्रग्स आपने सुनी होगी जो यूज़ हो रही है, जैसे कि क्लोरोक्विन एंड दूसरी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इन दोनों ड्रग्स में कुछ फ़र्क नहीं है भाई। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में सिर्फ एक फ़र्क है कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसी कारण इसका नाम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन रख दिया गया और इसका नाम क्लोरोक्विन रख दिया गया। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि क्यों डॉक्टर्स इस ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है एंटी मलेरियल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी वायरल, और इसी एंटी वायरल की प्रॉपर्टी की वजह से डॉक्टर इसका यूज़ कर रहे हैं। जब ये डिज़ीज़ फैली थी तब कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि ये काम करेगी, बट डॉक्टर ने देखा कि ये दोनों ड्रग्स ही बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब इसके और भी प्रॉपर्टी, और भी एक्शन देखे जाते हैं, जैसे अर्थराइटिस। और हाँ, ये दोनों ही ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली, जब अपन ओरल एडमिनिस्टर करते हैं दोनों ड्रग का, तो बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट देखा गया है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी बॉडी में बहुत जगह बहुत आसानी से फैल जाती है, इसका अपना एक्शन दिखाती है। एक्सक्रीशन बाय यूरिन 17%। और हाँ, इन दोनों की मेन खासियत बात यह है कि इनका हाफ लाइफ 3 to 5 डेज़ है, मतलब हाफ लाइफ है जो 3 to 5 डेज़ है। रिमेन इन बॉडी हफ्तों और महीनों तक। अगर अपन डोज कुछ स्पेसिफिक, डॉक्टर अगर स्पेसिफिक डोज बनाते हैं कि जैसे पर्सन की देखी जाती है कि वो कौन सी स्टेज में है, तो वीक और मंथ में भी वो बॉडी के अंदर रह सकती है। अच्छा, ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, आईवी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको वो भी बता दूं, आईवी अगर अपन इस दोनों ड्रग को बाय आईवी देते हैं इंट्रावीनस, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। अब ये देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये दोनों ही ड्रग कैसे काम कर रही है और कैसे इनका यूज़ हो रहा है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से है कि ये देख रहे हैं, ये जो सेल है, पहले वायरस जाके रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था, आपको मैंने पीछे भी बताया है, ये जो एस इनहिबिटर, ये एस है, इससे जाके बाइंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही अपन किसी पर्सन को ये ड्रग देते हैं, दवाई देते हैं, तो उस वायरस के बाइंड हो, अब वो जो पहले वायरस उससे जाके बाइंड हो रहा था वो नहीं होगा, अब अपनी ड्रग जाके इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी। तो जब ये इससे जाके बाइंड हो जाएगी, तो जो हाफ लाइफ मैंने कहा और जो मैंने आपसे बताया कि अपनी बॉडी में बहुत समय तक, लंबे समय तक रह सकता है, तो ये ड्रग अपना इफेक्ट जब तक इस ड्रग का कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में रहेगा, ये इस रिसेप्टर से नहीं निकलेगा, तो वायरस अपने ही आप रप्चर्ड हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी, उसका रिप्लिकेशन वैसे ही कम हो जाएगा। और ये ड्रग क्या काम करती है, अपने सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग एंड बाइंडिंग विद प्रोटीन। ये उससे जाके असेंबल करता है और प्रोटीन बनाने में बाइंडिंग करता है। तो जब ये इससे वायरस ही जब इससे रिसेप्टर बाइंड नहीं होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे काम नहीं करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम नहीं करेगा तो पूरे सेल में जितनी भी प्रोसेस होने वाली थी वो काम नहीं करेगी। और अब क्या होगा कि जो वायरस तेज़ी से रिप्लिकेट कर रहा था और अपने सेल में बहुत सारे सेल को इफेक्ट कर रहा था, अब वो नहीं कर पाएगा, वो प्रोसेस पूरी स्टॉप बन जाएगी। और अपन इंक्यूबेशन, पेशेंट की इंक्यूबेशन टाइम से पता लगा के अपने डोज का कुछ स्पेसिफिक डोज रिकमेंड करके अपन इसको यहीं पे रोक देंगे। लेकिन इन दोनों ड्रग्स के भी कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अपन जो भी ड्रग्स लेते हैं वो जितना काम करती है उससे ही ज़्यादा इफेक्ट भी, मतलब एडवर्स इफेक्ट भी देती है। जैसे दोनों ड्रग के एडवर्स इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे मोस्ट कॉमन है हेडेक, सिर दर्द, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसे चीज़ें देखी गई है। लेकिन
अगर अपन इन दोनों ही ड्रग्स का अगर अपन डोज बढ़ा दें तो स्किन चेंजेस आप देखेंगे। जिस पेशेंट को अगर अपन बहुत तेज़ी से देते हैं तो उसकी स्किन में चेंज आएगा, जैसे कि 10, वैसे तो सब पर्सन में नहीं होता, कुछ 10% में होता है। और जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, इंसान की बॉडी में पिगमेंटेशन दिखाई देगी। और हेयर लॉस, बालों का भी झड़ना हो सकता है। और एक और होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये मेन एडवर्स इफेक्ट इसका माना गया है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में बॉडी पूरी रेड हो जाती है, पूरी रेड हो जाती है और इंसान बहुत बुरी तरीके से दिखने लगता है, और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसी कारण ड्रग्स का ज़्यादा ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अपन ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर जो कह रहे हैं उनकी बातों को ध्यान दें। और गवर्नमेंट भी बहुत अपने लिए चीज़ें कर रही हैं, उनकी भी बातें सुने। सैनिटाइज़र से बार बार हाथ धुलते रहें और जितना ज़्यादा हो अपने आप को दूसरे से दूर रखें। और जैसे ही आपको किसी भी पर्सन पे दिखता है या आसपास लोगों में, तो उसको समझाएं, उसको बताएं और उससे दूर रहें और उसको हॉस्पिटल के लिए सजेशन करें। थैंक यू अगेन, थैंक यू।